लेबनान से एक बार फिर बड़ी और डराने वाली खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में लगातार हवाई हमले किए हैं और इन हवाई हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि पिछले 24 घंटों में मरने वालों की संख्या 41 तक पहुंच चुकी है। लेबनानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक 2 मार्च से अब तक कुल 2600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 8000 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नबातिया जिले के शौकीन इलाके में हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कफर दज्जाल गांव में एक कार पर हुए हमले में 2 लोगों की जान चली गई और लिवेजे एक इलाका है, वहां एक घर को निशाना बनाकर 3 लोगों को मार दिया गया। टायर जिले के सिद्दीकीन और नबातिया शहर के अल कुदस चौराहे के पास भी ज़बरदस्त बमबारी हुई है। इजराइल का दावा है कि यह हमले हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर हकीकत यह है कि मरने वालों में बड़ी संख्या आम नागरिकों की है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी साफ कर दिया है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है और उसने इजरायली सैनिकों और टैंकों पर हमले तेज़ कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह अब फाइबर ऑप्टिक कंट्रोल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इजरायली टैंकों को सीधा निशाना बनाया जा रहा है और अब तक 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। इस बीच 17 अप्रैल को अमेरिका में घोषित हुआ सीज़फायर अब सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि ज़मीन पर लड़ाई लगातार जारी है और जो भी तेज़ हमले हो रहे हैं वो और लगातार हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत फूंग काफ ने भी कहा है कि ये असली सीज़फायर नहीं बल्कि सिर्फ कम लेवल की लड़ाई है और इजराइल को तुरंत हमले रोकने चाहिए। उधर बेंजामिन नेतन्याहू पर भी ज़बरदस्त दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इजराइल के अंदर ही कई लोग इस सीज़फायर के ख़िलाफ़ हैं और सेना भी खुलकर बड़े ऑपरेशन की मांग कर रही है। कुल मिलाकर लेबनान का दक्षिणी इलाका एक बार फिर पूरी तरीके से जंग के मैदान में बदल चुका है, जहां हर दिन मौत, तबाही और डर का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में इस वक्त बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है, जहां नेटो ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के उस फैसले का विश्लेषण कर रहा है जिसमें जर्मनी से करीब 5000 अमेरिकी सैनिकों को हटाने की योजना बनाई गई है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब ईरान जंग को लेकर अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच गहरी दरार दिखाई दे रही है। एलिसन हार्ट के मुताबिक ये प्रक्रिया अगले 6 से 12 महीनों में पूरी हो सकती है और नाटो इस बदलाव को समझने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों खासकर जर्मनी से बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि यह देश ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका इजराइल की जंग में पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी बीच जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज ने अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ईरान के सामने अमेरिका की छवि कमज़ोर हो रही है, जिस पर ट्रंप ने तीखा जवाब देते हुए कहा है कि जर्मनी अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दे। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ट्रंप ने नाटो को पेपर टाइगर और बिल्कुल बेकार तक बोल दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम सिर्फ सैन्य बदलाव नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीतिक शिफ्ट का संकेत है, जहां अमेरिका अब यूरोप से फोकस हटाकर चीन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकता है। पूर्व अमेरिकी राजनीतिक डोनाल्ड जॉनसन ने कहा है कि यह फैसला यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को स्थायी रूप से बदल सकता है। वहीं अमेरिकी संसद के कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने भी इस फैसले का विरोध किया है और चेतावनी दी है कि इससे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गलत संदेश जा सकता है। दूसरी तरफ जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि यूरोप को अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। कुल मिलाकर ये फैसला न सिर्फ अमेरिका यूरोप रिश्तों में दरार को गहरा कर रहा है, बल्कि आने वाले समय में नाटो की ताकत और वैश्विक सुरक्षा संतुलन को भी बड़ा झटका दे सकता है। यमन के तट के पास से एक बहुत ही खतरनाक घटना सामने आई है, जहां यमन कोस्ट गार्ड ने बताया है कि MT यूरेका नाम के एक तेल टैंकर को हथियारबंद हमलावरों ने हाईजैक कर लिया है और अब उसे सोमालिया की तरफ ले जाया जा रहा है। ये घटना यमन के
शबुआ प्रांत के पास हुई, जहां हमलावर जहाज पर चढ़े और उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उसे गल्फ ऑफ अदन के रास्ते सोमालिया की ओर मोड़ दिया है। कोस्ट गार्ड ने कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर जहाज को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यमन की खराब आर्थिक हालत के कारण उसकी क्षमता सीमित है और जहाज पर मौजूद क्रू की स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में सोमालिया के पास यह चौथा हमला है और समुद्री डकैती तेजी से बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चल रहे तनाव और ईरान जंग के कारण रेड सी और आसपास के इलाकों में तैनात नौसेनाएं दूसरी तरफ व्यस्त हो गई हैं, जिससे समुद्री लुटेरों को खुला मौका मिल गया है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस इलाके में खतरे का लेवल सब्सटेंटियल यानी गंभीर हो चुका है और जहाज़ों को सावधानी से गुजरने की सलाह दी गई है। यूरोपीय नौसेना ने भी कहा है कि ईरान जंग ने समुद्री डकैती करने वाले गिरोह को विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दे दी है। आंकड़ों के अनुसार 2000 के दशक में सोमालिया दुनिया का सबसे खतरनाक पायरेसी हॉटस्पॉट था, जहां 2011 में 200 से ज़्यादा हमले दर्ज हुए थे और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब 18 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय नौसेना गठबंधन ने 2014 तक इन हमलों को लगभग ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब 2023 के बाद से ये ख़तरा फिर तेज़ी से बढ़ता नज़र आ रहा है और मौजूदा हालात में समुद्र एक बार फिर जंग और लूट का मैदान बनता जा रहा है। दुनिया भर में मनाया जाने वाला इंटरनेशनल वर्कर्स डे इस बार सिर्फ मजदूरों के अधिकारों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक और वैश्विक टकराव का मंच बनता नजर आया है। यूरोप और एशिया के कई शहरों में हुए प्रदर्शनों ने साफ दिखा दिया है कि अब महंगाई, वेतन और नौकरी के मुद्दों के साथ साथ मिडल ईस्ट की जंग, अमेरिका की विदेश नीति और इसराइल के खिलाफ गुस्सा भी सड़कों पर उतर रहा है। पेरिस से लेकर इस्तांबुल, मैड्रिड, मनीला और सियोल तक प्रदर्शन कई जगह हिंसक हो चुके हैं, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं। पेरिस में आंसू गैस और गिरफ्तारियां हुई हैं, तो म्यूनिख में दंगाई पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मैड्रिड में हज़ारों लोगों ने कैपिटलिज्म शुड पे द कॉस्ट ऑफ वॉर जैसे नारे लगाए हैं और डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ पोस्टर दिखाए गए हैं। इस्तांबुल में पुलिस ने टैक्सिम स्क्वायर जाने से रोक दिया है, जहां प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की है। एशिया में भी यही तस्वीर देखी गई है, जहां मनीला में अमेरिकी दूतावास के पास प्रदर्शन हुए हैं और लोगों ने ईंधन की कीमतों और जंग के खिलाफ आवाज़ उठाई है। साउथ कोरिया में मजदूर संगठनों ने वेतन और अधिकारों के साथ साथ अमेरिका और मिडल ईस्ट की राजनीति को भी अपने भाषणों में जोड़ा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब मजदूर आंदोलन एक बड़े वैचारिक संघर्ष में बदलता जा रहा है, जहां लेफ्ट विंग, एंटी कैपिटलिस्ट और एंटी वॉर विचारधाराएं एक साथ नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर मई का दिन 2026 ने दिखा दिया है कि अब दुनिया भर में मजदूरों की लड़ाई सिर्फ नौकरी और सैलरी तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक वैश्विक राजनीति और ताकत के संघर्ष से सीधा जुड़ चुकी है। अमेरिका और ईरान जंग में अब एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी मोड़ आ गया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप एक अहम डेडलाइन के सामने खड़े हैं। मामला जुड़ा है वॉर पावर्स रेजोल्यूशन से, जिसके तहत राष्ट्रपति को 60 दिनों से ज़्यादा युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होती है। ये जंग 28 फरवरी से शुरू हुई थी और 1 मई तक 60 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार का दावा है कि सीज फायर के चलते हॉस्टिलिटी यानी सक्रिय लड़ाई रुक चुकी है, इसलिए ये डेडलाइन फिलहाल लागू नहीं होती है। पैट हेक्सेट ने भी यही कहा है कि सीज फायर ने इस टाइमर को पॉज कर दिया है। हालांकि इस दावे को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि विपक्षी नेता और कई सांसद इसे कानून से बचने का तरीका बता रहे हैं। इस कानून के मुताबिक राष्ट्रपति आपात स्थिति में सेना भेज सकता है, लेकिन 60 दिनों के अंदर या तो युद्ध खत्म करना होगा या फिर कांग्रेस से अनुमति लेनी होगी और ज़रूरत पड़ने पर 30 दिन का एक्स्ट्रा समय भी लिया जा सकता है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस का कहना है कि वे कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दे दी गई है कि राष्ट्रपति के अधिकारों में दखल न दिया जाए। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ट्रंप
प्रशासन सीज़फायर को बहाना बनाकर इस डेडलाइन से बचने की कोशिश कर रहा है और अगर फिर से हमले शुरू होते हैं तो मामला और जटिल हो जाएगा। कांग्रेस में भी इस मुद्दे पर ज़बरदस्त मतभेद देखने को मिल रहा है, जहां कुछ सांसद इसे राष्ट्रपति की सीमा से बाहर का कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे जारी रखने के पक्ष में हैं। सुजैन कॉलिंस ने साफ कहा है कि ये डेडलाइन कोई सुझाव नहीं बल्कि एक कानून है और इसे मानना बेहद ज़रूरी है। वहीं माइक जॉनसन का कहना है कि फ़िलहाल अमेरिका युद्ध में नहीं है क्योंकि बमबारी नहीं हो रही है और शांति की कोशिशें जारी हैं। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि ट्रंप 30 दिन का एक्सटेंशन मांगते हैं या फिर कांग्रेस से औपचारिक मंजूरी ले लेते हैं। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अभी भी बंद है और अमेरिका की नाकेबंदी जारी है, जिससे तेल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर यह सिर्फ जंग का नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर सत्ता और कानून के टकराव का भी एक बड़ा मामला बन चुका है, जहां आगे का फैसला वैश्विक हालात को और ज़्यादा प्रभावित कर सकता है।